हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जैसे हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट्स कंबाइन होके कंपाउंड बनाते हैं। और एलिमेंट जब कंपाउंड बनाएंगे तो वो किसी लॉ या रूल के अकॉर्डिंग कंबाइन होंगे, उनको हम लॉ या रूल बोल सकते हैं। तो हमारे पास टोटल 5 लॉज हैं। जो सबसे पहला लॉ है वो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, जिसमें बताया था कि सम टोटल ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द सम टोटल ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। सम टोटल ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द सम टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कार्बन है। कार्बन एक रिएक्टेंट। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, ये दोनों हमारे पास हो गए रिएक्टेंट। तो ये कंबाइन होने के बाद एक प्रोडक्ट बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो हमें क्या डेफिनेशन में बोला है कि सम टोटल ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का जो मास होगा उसका अगर हम सम कर दें इज इक्वल टू द सम टोटल ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका जो मास होगा वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास दोनों के इक्वल होंगे एक दूसरे के। तो यहाँ से कार्बन का मास क्या होगा 12 ग्राम। ऑक्सीजन का मास 16, तो O2 का 32। यहाँ से कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 44 ग्राम। तो रिएक्टेंट का मास 44 ग्राम, और यहाँ से ऐड करेंगे तो ये हो गया 32 इंटू 44 ग्राम। तो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल है। तो यही हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की डेफिनेशन है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। Mass can neither be created nor can be destroyed in chemical reaction। समझते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक सोडियम क्लोराइड का और सिल्वर नाइट्रेट का दोनों को रिएक्ट किया हमने, तो हमें मिला NaNO3 प्लस AgCl सिल्वर क्लोराइड। तो इसमें अगर हम दोनों का मास फाइंड करें, तो अगर इन दोनों का मास मान लो रिएक्शन से पहले टोटल x ग्राम था, तो आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट का मास होगा वो भी x ग्राम ही रहेगा। सेकंड है हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। पहले हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। जैसे मान लो हमारे पास हमने किसी 2 या 3 सोर्स से वाटर का सैंपल ले लिया। एक रिवर से, एक टैप वाटर और एक सी वाटर। अब हम जिस मर्जी सोर्स से वाटर लेंगे, वाटर H2O, तो चाहे हम रिवर से लें, चाहे टैप से, चाहे सी वाटर, जिस मर्जी सोर्स से वाटर लें, तो उसमें क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होगा वो हमेशा सेम रहेगा।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल इसमें 2 और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल। ये हमने बोला है बाय वॉल्यूम एंड बाय मास। जो रेशो रहेगी वो हमेशा फिक्स रहेगी। तो बाय वॉल्यूम मीन्स 2 पार्ट हाइड्रोजन के 1 पार्ट ऑक्सीजन का। और अगर हम मास के अकॉर्डिंग देखें तो जो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 2 ग्राम और ऑक्सीजन का जो मास होगा 16। तो कैंसिल करने के बाद इसकी रेशो 1:8। तो बाय मास उनका रेशो कितना रहेगा 1:8। तो चाहे टैप वाटर हो उसका भी वॉल्यूम का रेशो रहेगा 2:1 और जो बाय मास उसका रेशो होएगा 1:8। अगर हम सी वाटर भी लें तो उसमें भी उनका बाय वॉल्यूम जो रेशो रहेगा 2:1 और बाय मास होगा 1:8। अब एक और एग्जांपल अगर हम ले लें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो इसके सोर्स हो सकते हैं प्लांट से, व्हीकल एग्जॉस्ट, कोल बर्न करने पर। तो इसमें बाय वॉल्यूम एंड बाय मास और वेट इनका रेशो हमेशा फिक्स होगा। कार्बन और ऑक्सीजन का बाय वॉल्यूम, कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल है कार्बन के? 1। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन। कार्बन के टोटल्स में 1 मॉलिक्यूल, तो 1 और ऑक्सीजन के 2, 1 और 2। और अगर हम व्हीकल के एग्जॉस्ट से भी कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो उसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशो होगा वो रहेगा बाय वॉल्यूम 1:2। अगर हम कोल बर्न से भी लेंगे तो वहाँ से भी जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशो रहेगा वो होगा 1:2। अगर हम बाय मास की बात करें तो कार्बन का मास कितना होता है? कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का मास 16। तो यहाँ पे हमारे पास O2 है तो ये 16 × 2 32। तो फिर रेशो क्या होगी कार्बन और ऑक्सीजन की? कार्बन कितना है 12 और ऑक्सीजन कितना है 32। तो कैंसिल करने के बाद 3:8। तो बाय मास उनका रेशो कितना होगा 3:8 तीनों में। तो यहाँ से हमें एक डेफिनेशन क्लियर हो गई कि सोर्स कोई भी हो सकता है। अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड ही ली है तो उनमें बाय वॉल्यूम उनका जो रेशो रहेगा कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो हमेशा फिक्स रहेगा, मतलब 1:2 है। तो दूसरे सोर्स से भी 1:2 ही आएगा, तीसरे सोर्स में भी 1:2 ही आएगा। और अगर हम बाय मास की बात करें तो उनमें जो कार्बन और ऑक्सीजन के मास का जो रेशो रहेगा वो फिक्स रहेगा 3:8। सोर्स कोई भी हो सकता है। वैसे ही हमारे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो हमेशा सेम रहेगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन यहाँ से होगी हमारी whatever the source of compound may be, कंपाउंड का सोर्स कोई भी हो सकता है। द elements combined in the fixed ratio by weight and volume. Whatever the source of compound may be, कंपाउंड का सोर्स कोई भी हो सकता है। मे बी द एलिमेंट कंबाइंड इन द फिक्स रेशो, जो एलिमेंट होंगे उसमें कंबाइंड फॉर्म में वो हमेशा फिक्स रेशो में होंगे। बाय वेट भी मैंने समझा दिया, बाय वॉल्यूम भी समझा दिया। उसके बाद देखते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।
तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की जो हमारी डेफिनेशन है, इफ़ टू एलिमेंट्स combine to form more than if the mass of one kept constant, then the second element bears a whole number ratio to each अदर। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है कार्बन और ऑक्सीजन, हमने दो एलिमेंट लिए, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके एक तो बना सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा बना सकता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो डेफिनेशन से पहले समझते हैं, इफ़ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म, टू एलिमेंट्स मीन कार्बन और ऑक्सीजन, इफ़ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म, दोनों कंबाइन हुए मोर देन वन कंपाउंड, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्म कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म कर रहा है। देन इफ़ द मास ऑफ वन केप्ट कांस्टेंट, अगर हम एक का मास कांस्टेंट कर दें, मतलब जैसे मान लो इसमें हमने कार्बन के मास को कांस्टेंट कर दिया, कार्बन का मास कितना रहेगा, इसमें भी कार्बन का मास 32 है और इसमें भी कार्बन का मास 32 है। इफ़ द मास ऑफ वन केप्ट कांस्टेंट, देन द सेकेंड एलिमेंट कौन सा, ऑक्सीजन, इसमें भी O2, देन द सेकेंड एलिमेंट बियर्स ए होल नंबर रेशियो टू ईच अदर। होल नंबर रेशियो मीन्स ऑक्सीजन का मास कितना है, यहाँ पे 16 और यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना है 32। तो अगर इसको रेशियो फाइंड करेंगे तो ये क्या होगा 1:2। बियर्स ए होल नंबर रेशियो टू ईच अदर, मतलब सिंपल एंड होल नंबर रेशियो फॉर्म करेगा। एक बार दोबारा समझेंगे डेफिनेशन से, इफ़ द टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, अगर दो एलिमेंट कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, अगर दो कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें से अगर हम एक एलिमेंट को कांस्टेंट या फिक्स कर दें, अगर हम इन्हें इसमें कार्बन को फिक्स कर दिया, हम इस कार्बन को फिक्स क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें भी कार्बन का मास 32 है, इसमें भी कार्बन का मास 32 है, हमने इसको फिक्स कर दिया। तो अब जो ऑक्सीजन का रेशो होगा, दूसरे एलिमेंट का जो रेशो होगा, वो होल नंबर और सिंपल रेशो में होगा, 1:2, 2:3, 3:4, ऐसे। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लो हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो वो बनाएगा एक तो N2O, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3 नाइट्रिक ट्राइऑक्साइड, नेक्स्ट NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट लेते हैं N2O5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। अब यहाँ से हम देखेंगे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मास। यहाँ पे नाइट्रोजन अकेले का मास कितना होता है 14, नाइट्रोजन का मास 14 होता है, तो N2 का कितना होगा 28। तो यहाँ से हम पहले नाइट्रोजन का देखते हैं, वेट ऑफ नाइट्रोजन, और यहाँ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे N2, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पे होगा 28 ग्राम, और यहाँ पे नाइट्रोजन 14 ग्राम, और यहाँ पे 28 ग्राम,
और यहाँ पे 14 ग्राम और यहाँ पे 28 ग्राम। और यहाँ ऑक्सीजन का मास कितना होगा, ये सिंगल ऑक्सीजन है तो इसका होगा 16 ग्राम और ये भी 16 और यहाँ से 48 और यहाँ पे 32, यहाँ पे O5 है तो 80। अब हम समझेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हमें बोला था कि अगर हम एक एलिमेंट को फिक्स कर दें, एक एलिमेंट को फिक्स मतलब कि एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दें, मास नहीं अलग होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 28, अगर हम सबको 14 कर दें, अगर सबको 14 कर दें तो अगर हम इसको 14 करेंगे तो इसको ये 14 हुआ तो ये भी 8 हो गया और ये 14 सेकंड भी 14, इसको 14 किया हमने तो ये हो गया 24। उसके बाद ये भी 14 और इसको 14 कर दिया तो ये भी 40। तो हमारे पास रेशो क्या आ गई, रेशो जो आ गई ये सारे 14 हो गए, 8 16, 8 रेशो 16 रेशो 24 रेशो 32 रेशो 40। ये किसका है, ऑक्सीजन का। कीपिंग द नाइट्रोजन मास ऑफ नाइट्रोजन कांस्टेंट। अगर हमने नाइट्रोजन का मास फिक्स रखा तो जो ऑक्सीजन के मास का जो रेशो होगा वो सिंपल फिक्स्ड रेशो में होना चाहिए। तो फिर ये क्या हो गया, अगर इसको कैंसिल करें तो 1 2 3 4 5, मतलब जो रेशोज होनी चाहिए वो रेशो स्मॉल होनी चाहिए या फिर ऐसे आनी चाहिए। ये आगे 1:2:3:4 ऐसे आ सकती है, 1:2 2:3 3:4। जो हमारे रेशो ऐसी नहीं होनी चाहिए 8:9, ये गलत हो जाए, 9:10 या फिर 7:8। मतलब हमारी जो रेशो होनी चाहिए सिंपल होनी चाहिए, स्मॉल रेशो होनी चाहिए। एक और एग्जांपल से समझेंगे, जैसे मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो या तो बनाएगा वाटर और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। तो इसमें दोनों में अगर हम हाइड्रोजन के मास को फिक्स रखें, इसमें भी हाइड्रोजन का मास कितना है 2 और इसमें भी हाइड्रोजन का मास कितना 2 ग्राम। तो ये दो, इसमें किसको फिक्स रखा, हाइड्रोजन के मास को फिक्स रखा। और हम देखेंगे ऑक्सीजन का मास, तो ऑक्सीजन का मास यहाँ पे कितना आएगा 16 और यहाँ पे ऑक्सीजन का मास 32। तो 16 ग्राम रेशो 32 ग्राम ये फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1:2। बात समझते हैं, हमारे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये लॉ इम्पोर्टेंट लॉ है, इसको हम डेफिनेशन के साथ साथ समझते चलेंगे। जैसे मान लो हमारे पास दो एलिमेंट है कार्बन एंड सल्फर, और जो हमारी डेफिनेशन है उसको भी साथ साथ समझते जाएंगे। व्हेन टू एलिमेंट combine separately with a fixed mass of third element। अगर कार्बन और सल्फर किसी थर्ड एलिमेंट से कंबाइन हो और थर्ड एलिमेंट का मास जो होना चाहिए फिक्स होना चाहिए, कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट के मास से जो मास होना चाहिए फिक्स होना चाहिए। अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो वो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। और यहाँ से अगर हम इसका रेशो फाइंड करें तो ये होगा 12:32, और इसका रेशो फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 32:32। और ये ऑक्सीजन यहाँ पे भी 32 यहाँ और इसमें भी 32। तो दोनों में जो ऑक्सीजन का रेशो है वो रेशो फिक्स है। इसका मतलब दोनों में हमें जो बोला था कंबाइंड सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, जो थर्ड एलिमेंट का मास है वो फिक्स है। देन द रेशो ऑफ these two element
देन द रेशो ऑफ मासेस ऑफ दिस एलिमेंट, देन द रेशो ऑफ मासेस ऑफ दिस एलिमेंट, मतलब इसके और इसके दोनों के एलिमेंट के मास का रेशो, मतलब सी और एस के, इसका 12, इसका 64, इसके मास का रेशो, देन द रेशो ऑफ मास ऑफ दिस टू एलिमेंट टू द रेशो ऑफ masses in which they combine themselves, in which they combine themselves, अगर ये खुद अगर कंबाइन होते तो ये खुद कंबाइन होकर क्या बनाते, CS2, और CS2 के मास का रेशो होता 12:64, bears a small whole number रेशो, मतलब C और S के रेशो और अगर ये खुद कंबाइन होते उसका रेशो, मतलब ये इन दोनों का रेशो टू द रेशो ऑफ, अगर ये दोनों खुद कंबाइन होते उसका रेशो, ये यहाँ से 32 आएगा और ये 64, इसका जो रेशो होगा वो एक सिंपल रेशो होना चाहिए, तो ये यहाँ से कैंसिल और ये 64 ऊपर जाएगा तो ये होगा 2:1। एक बार डेफिनेशन दोबारा समझेंगे। व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली, व्हेन टू एलिमेंट कार्बन एंड सल्फर combine separately with the fixed mass of third element combines with fixed mass of third element means ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कंबाइन हो और इसमें ऑक्सीजन का मास फिक्स होना चाहिए, तो हम चेक कर लेते हैं कि फिक्स है या नहीं। तो ऑक्सीजन इसने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, इसने बनाया सल्फर डाइऑक्साइड, और देख लेंगे कार्बन का मास 32 ही है, तो मतलब फिक्स है। देन द रेशो ऑफ मासेस ऑफ दीज टू एलिमेंट, रेशो ऑफ मासेस ऑफ दीज टू एलिमेंट मतलब कार्बन और सल्फर का जो रेशो होगा मतलब 12:32 टू द रेशो ऑफ मासेस इन विच दे कंबाइन देमसेल्व्स, और अगर ये खुद कंबाइन होते, कार्बन अगर सल्फर से कंबाइन होता तो जो कंपाउंड बनता उसका रेशो, उसके मास का रेशो, रेशो ऑफ मासेस इन विच दे कंबाइन देमसेल्व्स, उसका रेशो बियर्स ए सिंपल होल रेशो, तो ये क्या आना चाहिए था, एक सिंपल होल रेशो आना चाहिए था। तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अगर आपको फर्स्ट एग्जांपल से नहीं समझ आया तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक सल्फ़र, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब डेफिनेशन को साथ साथ समझते चलेंगे। व्हेन टू एलिमेंट कंबाइंड सेपरेटली, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइंड सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, तो हाइड्रोजन का मास फिक्स होना चाहिए। देन द रेशो ऑफ, पहले हम इसको देख लेते हैं क्या क्या फॉर्म करेगा। तो ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर H2S फॉर्म करेगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर H2O। और अब हमें बोला है कि देन द रेशो ऑफ मास, अब हमें रेशो किसकी निकालनी है, इस दोनों के एलिमेंट की रेशो, मतलब इसका क्या होगा 32 अपॉन ऑक्सीजन का कितना होगा 16, इसका रेशो, और जो ये खुद कंपाउंड मिल के जो कंपाउंड बनाएगा ये क्या बनाएगा SO2, इसका रेशो, SO2 का रेशो क्या होगा, सल्फर ऑक्सीजन के मास का रेशो ये होगा 32 और यहाँ से आ जाएगा 32, तो ये होगा 32/32, तो यहाँ से ये कैंसिल और ये हो गया हमारे पास 2:1। तो डेफिनेशन में भी यही बोला था, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ थर्ड, फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, देन द रेशो ऑफ मास ऑफ दीज टू एलिमेंट, देन द रेशो ऑफ मास ऑफ दीज टू एलिमेंट, रेशो ऑफ मास ऑफ दीज टू एलिमेंट सल्फर ऑक्सीजन का, to the ratio of mass in which they combine themselves, to the ratio in which they combine themselves, अगर सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता, अब उसका रेशो पहले वाले के साथ इसके कंबाइन का रेशो अगर हम निकालेंगे तो वो क्या आएगा, एक सिंपल रेशो होना चाहिए।